हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर हम लोग एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो साइकोलॉजी की रहने वाली है। सोशलाइजेशन की थ्योरी हमने कर ली थी, पीछे हमने 2 थ्योरी को डिस्कस भी किया है। प्लेलिस्ट को अच्छे से बनाया गया है। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप क्लास 1 से ज़रूर देखना स्टार्ट करें। आज सोशलाइजेशन की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि है एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ से आना मस्ट है। हर बार एचटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से तसल्ली से बैठ के देखते हैं तो आपका वो 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलिए अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है इसको एक बोला जाता है इसको, ठीक है। बेसिकली एरिक एरिक्सन जो थे वो जर्मनी से बिलोंग करते थे और ये जो थे सिगमंड फ्रॉइड के काम से काफी प्रभावित थे। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आगे आएंगे। सिगमंड फ्रॉइड की एक थ्योरी भी है जिसको साइको सेक्सुअल थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी यानी कि मनोलैंगिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत। इनसे ये काफी प्रभावित थे। इस थ्योरी को अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट नाउ आप बस इतना समझिए, ये जो है सिगमंड फ्रॉइड से काफी प्रभावित है और सिगमंड फ्रॉइड जो है फादर है किनके, साइको एनालिसिस के फादर भी। ये एक स्कूल है साइकोलॉजी का, ठीक है। ये एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का और इसके जनक थे सिगमंड फ्रॉइड। साइको एनालिसिस को बोलते हैं हिंदी में मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक एक चीज आप अपने लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। तो इनके बारे में राइट नाउ आप इतनी ही नॉलेज रखिए कि ये फादर है साइको एनालिसिस के, जो कि एक स्कूल है साइकोलॉजी का, और सारे जितने भी स्कूल है साइकोलॉजी के उनको भी हम स्टडी करेंगे। और इनके काम से काफी प्रभावित थे क्योंकि इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी बेसिकली इन्होंने अपने 5 लेवल दिए थे और इसके अंदर इन्होंने लिबिडो पे बात करी थी, ठीक है। लिबिडो मतलब सेक्सुअल एनर्जी पर बात करी थी। जबकि ये बात करते हैं जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी है, इन्होंने कुछ 8 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के। किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ से लेकर के और उसकी डेथ तक वो अपने 8 चरणों से पास होता है और इस 8 चरणों में जो उसका डेवलपमेंट होता है वो सोशल इंटरेक्शन से होता है। इसलिए इन्होंने इसका नाम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी रखा है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस थ्योरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, यानी कि जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी इस थ्योरी को बोला जाता है। क्यों इसलिए बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ 8 स्टेजेस होती हैं। उन चरणों से किसी भी इंडिविजुअल का जो विकास है वो होता है। इसलिए ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट यानी कि इन्होंने कहा कि बर्थ से लेकर के डेथ तक पूरा लाइफ स्पैन इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए इसको पूरा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो इन थ्योरीज के जो अदर नाम है ना वो भी आपने अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड से प्रभावित थे, मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने कहा कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो स्टेजेस में डेवलप होती है, कि जो आपके स्टेजेस, ये सारे स्टेजेस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर आपके जो स्टेज है वो इन्फेंसी से स्टार्ट होकर के और आपकी यहाँ पर मैच्योरिटी तक, पूरा जो आपकी वृद्धावस्था है तब तक के आपके ये 8 स्टेजेस है। इन्होंने कहा कि हमारा जो व्यक्तित्व है उसका जो विकास है वो इन 8 चरणों से पास होता है। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इन्होंने बात करी है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल के बारे में बात करिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले एपिजेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है तो आप बताएंगे एपिजेनेटिक। अगर आपने ये शब्द सुना हो तो आपने बायोलॉजी में ये शब्द सुना होगा, ठीक है। बट ये एक ऐसा शब्द है जिसका टाइम के अकॉर्डिंग और जहां पर इसको यूज कर रहे हैं इसका मतलब बदल जाता है। तो एपिजेनेटिक का मतलब यहाँ पर है जो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके अंडर हो रहा है, स्टेजेस में हो रहा है, यानी कि चरणों में हो रहा है, ठीक है। जो विकास है वो चरणों में हो रहा है और जो आपके आगामी जो स्टेज है उनके अंदर आपका डेवलपमेंट कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपने प्रीवियस स्टेज के अंदर आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ है। डेवलपमेंट इन प्रीवियस स्टेज यानी कि पहले स्टेज के अंदर आपका जो विकास है वो किस हद तक हुआ है, कितना हुआ है, कि आपका जो स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो डिपेंड करता है आपने प्रीवियस स्टेज के अंदर आपका डेवलपमेंट कैसा रहा। तो ये आपका क्या है, ये आपका एपिजेनेटिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। मैंने नोट्स के अंदर आपको सारी चीजें इंक्लूड कर दी है, नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस के अंदर होता है।
अब इन्होंने कहा कि आपको हर स्टेज के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको हर स्टेज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इन कॉन्फ्लिक्ट से पार पा जाते हैं तो फिर आपका एक स्ट्रेंथ डेवलप होगा, या फिर आप इसको वर्चू बोल सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रेंथ या फिर एक वर्चू, एक शक्ति कह लो, एक गुण जो है वो जन्म लेगा, जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, अगली स्टेज में बढ़ जाएंगे। अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से पार नहीं पार पाए तो फिर इस स्ट्रेंथ और इस वर्चू का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, और फिर बाद में जो आप अगली स्टेज में बढ़ेंगे वहां पर आपका जो डेवलपमेंट है वो असर उस पर देखने को मिलेगा, वो फिर नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपको हर स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, हर स्टेज में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। जो कॉन्फ्लिक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपको देखने को मिलेगा, और इनमें से अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से पार पा जाएंगे हर स्टेज में तो फिर आपको एक वर्चू, एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक वर्चू का इमरजेंस आपके अंदर होगा, और अगर नहीं आप इससे पार पा पाए तो फिर आपको वो वर्चू, वो जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होगा, ठीक है, जिसका असर आपको आगे वाले डेवलपमेंट, जो स्टेज है डेवलपमेंट की, उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब एक एक करके इन सारी स्टेजेस को पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स के साथ जो है सारी चीजें करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो स्टेज है वो आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। और जिन कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात करी थी, जिन द्वंद्व की मैं बात करी थी, ये वही द्वंद्व है, ठीक है। या तो ट्रस्ट होगा या फिर मिसट्रस्ट होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब कब ट्रस्ट होगा, कब मिसट्रस्ट होगा, इसको समझेंगे। विश्वास बनाम अविश्वास। अगर यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर आपको कई बार आपको 1 साल भी लिखा मिलता है, आपको 1.5 भी लिखा मिलता है, 2 भी लिखा मिलता है। तो आपको एजेस पर इतना नहीं जाना है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि किस स्टेज के अंदर आपका कौन सा जो है कॉन्फ्लिक्ट है, और आपका वर्चू किस स्टेज के अंदर कौन सा डेवलप हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है। और मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बिकॉज ये सारे आप इजीली कर लेते हो, ये जो 2, 3 एंड 4 है ना, 5 है, यहाँ से क्वेश्चन आपके जनरली पूछे जाते हैं, जहां पर हम एग्जाम के टाइम जब बैठते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये अच्छे से करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मस्ट है जो आता है। ये जो स्टेज है आपकी वो इन्फेंसी की स्टेज होती है, ठीक है। शैशवावस्था की स्टेज है, सबको पता है, बच्चे ने जस्ट जन्म लिया है और आपकी मात्र 18 महीने तक की या फिर 1 साल आपको कहीं कहीं दिखा मिल जाएगा। तो इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर या तो ट्रस्ट होगा या मिसट्रस्ट होगा। कैसे होगा, बच्चे ने अभी जो फैमिली में जन्म लिया है उसके अंदर बच्चे को अगर वो प्रॉपर प्यार, वो केयर, वो लव अगर मिल रहा है तो फिर उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, वो सबके अंदर अपना विश्वास दिखाएगा। अगर बच्चे को वो प्यार, वो लव, केयर, वो ट्रस्ट अगर नहीं मिल रहा है, अगर बच्चे को वो जरूरी जो नरिशमेंट होता है, जो मिल्किंग का उसका टाइम है, फीडिंग का उसका टाइम, अगर मदर उसको अच्छे से टाइम नहीं दे रही है तो फिर उसके अंदर क्या डेवलप होगा, फिर उसके अंदर मिसट्रस्ट आ जाएगा, फिर वो किसी पर भी विश्वास नहीं दिखा पाएगा। और इस स्टेज के अंदर ये आपका तीव्र गति से तब होता है जब अब बच्चा ये फील कर ले कि जो उसकी मदर है, और अगर मदर जो है बच्चे को छोड़ करके अगर अदर कामों में ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, बच्चे के ऊपर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो इस केस में बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट काफी तेजी से आने की संभावना होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ट्रस्ट कब होगा, जब बच्चे को वो प्यार, वो पोषण, वो केयर सब कुछ मिलेगा अपनी माँ की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, तो वो ट्रस्ट करेगा सबके ऊपर। अदरवाइज उसको क्या हो जाएगा, उसको मिसट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ट्रस्ट कर पाता है तो फिर कौन सा वर्चू यहाँ पर डेवलप होगा, क्या स्ट्रेंथ यहाँ पर डेवलप होगा उसका, तो उसका जो स्ट्रेंथ डेवलप होगा वो होप का डेवलप होगा, यानी कि उसको आशा आएगी, उसको एक उम्मीद होगी कि वो जिस परिवार में पल रहा है वो परिवार अच्छा है, उसकी कहीं ना कहीं एक अच्छी देखभाल की जा रही है। तो उसके अंदर जो वर्चू डेवलप होगा वो क्या होगा, होप का वर्चू डेवलप होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने सारी स्टेजेस को पढ़ना है। सेकेंड जो स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की, स्वायत्ता बनाम लज्जा या शंका। या तो बच्चे के अंदर स्वायत्ता आएगी या फिर उसको शेम फील होगा। और ये जो एज है आपकी 1 से 3 साल की, 18 हो तो 18 से 3 साल की होगी, 18 महीने बोल रही हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका वर्च्यू होगा वो विल का, इच्छा शक्ति का होगा। कैसे होगा, ऑटोनॉमी, यानी कि ये जो आपकी स्टेज है वो अर्ली चाइल्डहुड की है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की है, पूर्व बाल्यावस्था की स्टेज है। एक सेकेंड, बाल्यावस्था, इस स्टेज के अंदर बच्चा जस्ट अभी क्या है, एक तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है बच्चा। यहाँ पे खुद को, अपने काम जो है, जो मदर को देख करके खुद से बच्चा चीजों को करने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है इस स्टेज के अंदर। तो अगर कई बारी पेरेंट्स, अगर हम बच्चों को पूरी आजादी देते हैं, अगर वो कुछ कर रहा है, बस उस चीज का ध्यान में रखना है, वो कुछ गलत चीजों को टच ना कर रहा हो, वो कोई पेनी, कोई शार्प नुकीली चीजों के से ना खेल रहा हो, तो इस स्टेज के अंदर बच्चा
हमेशा अपने एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, उनको खुद से करके देखना चाहता है। तो अगर हम उसको एक्सप्लोर करने देंगे तो उसके अंदर क्या आएगी, उसके अंदर ऑटोनोमी आएगी, उसके अंदर स्वायत्ता आएगी, उसके अंदर वो एक पोटेंशियल डेवलप होगा कि हाँ वो चीजें करने में सक्षम है। और अगर कई बारी पेरेंट्स बहुत ही कंट्रोलेबल होते हैं, वो उसको करने नहीं देते हैं कि ये मत कर वो मत कर, है ना, उसको डांट देते हैं, तो फिर उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, फिर उसके अंदर एक शेम, एक लज्जा, एक शंका डेवलप हो जाएगी। उसको लगेगा कि ये काम, जितने भी काम है वो सब कौन करके देगा, उसके पेरेंट्स ही करके देंगे, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर ये डेवलप हो जाएगा। तो इसमें क्या था कॉन्फ्लिक्ट, या तो ऑटोनॉमी आएगा या फिर शेम आएगा। ऑटोनॉमी कब आएगा, जब हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट तो दे ही रहे हैं, साथ के साथ हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी आएगा। और शेम जब आएगा, जब हम, अगर मान लो पेरेंट्स कंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल करके रखते हैं, कुछ भी करने नहीं देते हैं, तो फिर उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, शेम डेवलप हो जाएगा। और अगर ऑटोनॉमी आती है, बच्चे के अंदर स्वायत्ता आती है, तो फिर उसके अंदर क्या आ जाएगी, जो वर्चू डेवलप होगा वो क्या आएगा, विल का, यानी कि इच्छा शक्ति उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ये वर्चू आपने जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे इस स्टेज के अंदर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग करना सीखता है, ठीक है, पोटी ट्रेनिंग करना सीखता है, तो वो यहाँ पर इस स्टेज के अंदर आ जाता है। थर्ड जो स्टेज है वो आपकी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मतलब पहल, और अगर पहल नहीं हुई तो फिर उसके अंदर अपराध बोध हो जाएगा। एज की बात करें तो 3 से 6 साल यहाँ पर एज रहे, और इसके अंदर जो वर्चू होगा वो पर्पज का होगा। 3 से 6 साल का जो सबको पता है भाई, ये प्री स्कूल का टाइम होता है, ये इसके अंदर जो बच्चा है वो प्ले करता है, ठीक है, ये आपकी प्ले स्टेज है, खेल की अवस्था आप इसको कहते हो। यहाँ पर बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, प्री स्कूलिंग का टाइम है, बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, बस किंडरगार्टन या फिर आंगनवाड़ी इनमें जा रहा है। तो अभी बच्चा क्या करता है, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है, वो खुद से चीजें करना स्टार्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलो, हम बच्चे को खिलौने ला करके देते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के वो खिलौने आते हैं जिसमें ABCD वाले होते हैं, आपको अरेंज करना होता है उनको। बच्चे को भले ही ना आए, बट वो अपनी एक इनिशिएशन उसने दिखाई है, एक शुरुआत उसने करी है, उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो कैसे भी करके, चाहे फिर वो कुछ भी बनाए, वो कुछ भी ब्लॉक्स जो है बना करके लाया, उसने अपनी मदर को कहा मम्मा देखो मैंने ये बनाया है। अगर मम्मा उसको प्रेज करती है, चाहे फिर उसने गलत बनाया, अगर उसको समझा देती बेटा ये ऐसे होगा, उसको प्रेज करती है, उसको और ज्यादा उसको बोलती है कि गुड, आपने अच्छा काम किया है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर इनिशिएशन की भावना आएगी, वो पहल करेगा, आगे से जब भी कोई काम करेगा खुद से करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर पहल की भावना आएगी। वहीं अगर हम मदर क्या करे, उसको ये कह दे कि नहीं तू तो गलत तरीके गलत करके लाया, इसको तो ऐसे करना था वैसे करना था, तो यहाँ पर बच्चे को क्या आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगा। बच्चे के मन में होगा कि नहीं वो सही नहीं कर सकता है, उसने ये चीज गलत करी है, तो उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा, उसके अंदर पहल नहीं आएगा, फिर उसके अंदर अपराध बोध हो जाएगा कि उसने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसे नहीं करना चाहिए था। अब जब उसके अंदर पहल आएगा तो जो वर्चू डेवलप होगा वो किस चीज का आएगा, वो पर्पज का आएगा, उद्देश्य का आएगा, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका विजन उसको दिख जाएगा, वो आगे भी और चीजें पहल करने की कोशिश करेगा, आगे भी और चीजें स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी इच्छा शक्ति वहां पर दिखाएगा, ठीक है। तो पर्पज का वर्चू कब डेवलप होगा, जब हम बच्चा इनिशिएशन लेना स्टार्ट करेगा, जब बच्चे को हम इनकरेज करते हैं कि वो और भी चीजें करना स्टार्ट करे। नेक्स्ट जो स्टेज है वो आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है। इंडस्ट्री मतलब परिश्रम करना सीखेगा या तो बच्चा, या फिर बच्चे में हीनता आ जाएगी। एज की बात करें तो 6 से 12, और ये आपकी सबको पता है, ये आपकी स्कूल एज होती है, इसके अंदर बच्चा जो है स्कूल जाना जो है स्टार्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी लेटर जो चाइल्डहुड है वो भी स्टेज है। अब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का अगर एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर मान लो भी बच्चे से एक्सपेक्टेशन होती है, टीचर की भी एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स की भी होती है। बच्चा जस्ट अभी स्कूल में गया है, अगर कोई बच्चा, हर बच्चे का अपना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, कोई बच्चा बहुत अच्छी से कैच कर लेता है, जल्दी चीजें समझ जाता है, कोई बच्चा होता है जो थोड़ा देर में समझ पाता है। तो जिस बच्चे ने अच्छा होमवर्क किया है उसको टीचर प्रेज करेगा, उसको अच्छे मार्क्स वहां पर दे रहा है, अच्छी स्माइली बना करके दे रहा है टीचर, घर पे आकर के मम्मी पापा भी उसको प्रेज कर रहे हैं, सोसाइटी में जो उसके अंकल आंटी है वो भी उसको प्रेज कर रहे हैं, सब लोग उसको प्रेज कर रहे हैं। और जब वो प्रेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की क्या भावना विकसित होगी, उसके अंदर इंडस्ट्री आएगी, यानी कि वो और भी परिश्रम करना सीखेगा। वहीं अगर एक ऐसा बच्चा है जिसकी लर्निंग मान लीजिए थोड़ी सी कम है, वो थोड़ा सा धीरे चलता है, बिकॉज हर बच्चे की इंडिविजुअल अलग अलग होती है, हर बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आता, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं होता है ना। कोई बच्चा ऐसा है जिसको अगर कम मार्क्स मिले हैं तो टीचर उसको बोल दे कि तुम्हारे तो कम मार्क्स है, घर पे आके पेरेंट्स उसको कंपेयर कर दे कि फलाने का बच्चा तो इतने नंबर लेकर के आया है, तेरे नंबर इतने कम है, घर में रिश्तेदार आ रहे हैं वो भी कहेंगे मेरा बच्चे ने तो इतने नंबर लिए, तुम्हारे ने तो इतने नंबर लिए हैं। तो इस टाइम पे उसके अंदर क्या आ
जाएगी, उसके अंदर हीनता आ जाएगी, इंफीरियोरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा इसके अंदर, अगर हम उसको प्रेज करते हैं चीजों को करने के लिए तो वो और ज्यादा परिश्रम करना सीखेगा, और अगर बच्चे को वो प्रेज नहीं मिलता उसके काम के लिए तो उसके अंदर क्या आएगी, इंफीरियोरिटी आएगी। अब इसके अंदर यहाँ पर जो वर्चो डेवलप होगा वो किसका आएगा, कॉम्पिटेंस का वर्चो डेवलप होगा, यानी कि बच्चे के अंदर सामर्थ्य आएगा, बच्चे के अंदर क्षमता का जो है, ये देख लेना भाई थोड़ा शायद हिंदी में गलत है ये, ठीक है, सामर्थ्य है, ठीक है, सामर्थ्य शायद ऐसे लिखा जाता है, हाँ ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सामर्थ्य इसके अंदर आएगा और क्षमता का निर्माण होगा, यानी कि बच्चा जो है और भी ज्यादा कैपेबल होना सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी स्टेज है वो है नेक्स्ट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी क्राइसिस का जो टर्म है वो एरिक एरिक्सन ने दिया था, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहचान संकट किसने बताया है, ये एरिक एरिक्सन ने दिया है। क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत बार आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट की अवस्था एरिक्सन ने ही दी है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाए तो आपकी किस स्टेज से जुड़ी हुई होती है, ये आपकी एडोलेसेंस स्टेज से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, या तो बच्चे के अंदर पहचान आएगी या फिर उसके अंदर रोल कंफ्यूजन, यानी कि उसकी भूमिका क्या है इसके बारे में वो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। 12 से 18 की उम्र है, ये एडोलेसेंस स्टेज है, किशोरावस्था की ये अवस्था है। ठीक है, किशोरों की अवस्था है। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे के अंदर एक तरीके से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि वो कौन है। ठीक है, बच्चे के अंदर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं, भाई सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बच्चे से उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है, समाज के कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो बच्चा यहाँ पर अपने आप से क्वेश्चन करता है, हु एम आई। ठीक है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है। ठीक है, अपने रोल के बारे में क्वेश्चन करता है। ठीक है, मेरा क्या रोल है सोसाइटी में, मुझे करना क्या है, आगे फ्यूचर में मुझे क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चा खुद से करने की कोशिश करता है, और जब बच्चों को इनके जवाब मिल जाते हैं कि वो कौन है, उसको बड़े होके क्या करना है, उसको समाज में उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, अगर बच्चे को इसका आंसर मिल गया तो फिर उसके अंदर क्या विकसित हो जाएगा, उसके अंदर आइडेंटिटी आ जाएगी, वो अपनी पहचान जो है कहीं ना कहीं बना लेगा कि हाँ मुझे बड़े होकर के ये बनना है। बट अगर बच्चा इस आइडेंटिटी को क्रिएट नहीं कर पाया तो फिर उसका क्या हो जाएगा, फिर जो उसकी भूमिका है, जो उसका रोल है इस सोसाइटी में, यहाँ पर उसके अंदर उसको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, भूमिका भ्रांति उसको हो जाएगी, उसको नहीं पता रहेगा कि उसका क्या रोल है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बहुत पुरानी हो गई है। 3 इडियट मूवी के अंदर आर माधवन एक एक्टर थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, बट उनका पैशन नहीं था, उनको करना नहीं था इंजीनियरिंग, उन्होंने करी भी, बट उन्होंने बीच में उस चीज़ को ड्रॉप आउट किया। किस लिए, क्योंकि उनको फोटोग्राफी में शौक था। आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी एक तरीके का एक हार्श ट्रूथ है कि हम पेरेंट्स कई बार दबाव बना देते हैं। आपने कई बार न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, बच्चे इवन सुसाइड तक कर लेते हैं कि माँ बाप चाहते हैं कि नीट क्लियर करो, डॉक्टर बनो, लेकिन बच्चा चाहता है कि नहीं उसको तो कुछ और करना, उसको तो बायो नहीं पढ़नी है, उसको तो मैथ पढ़ना था। तो ऐसे प्रेशर की वजह से बच्चे ऑप्ट कर लेते हैं इन सब्जेक्ट्स को, बट वो कई बार कर नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी कहीं से और चीज में बनाना चाहते हैं, बट वो बना नहीं पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। तो अगर वो आइडेंटिटी क्रिएट कर पाते हैं तो उनको पता चल जाएगा, उनके अंदर जो वर्चू डेवलप हो जाएगा वो फिडेलिटी का आ जाएगा, उनके अंदर निष्ठा की पावर आ जाएगी। ठीक है, फिडेलिटी का वर्चू कब डेवलप होगा, एडोलेसेंस की स्टेज में, आइडेंटिटी जब बच्चा पहचान लेगा। और अगर वो आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाया तो उसके अंदर किस चीज का कंफ्यूजन हो जाएगा, रोल का कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो आपकी है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। 18 से 40 वर्ष की अवस्था है, कई बार यहाँ पर आपको 30-35 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इस चीज के बारे में कंफ्यूजन मत रखना, बस आप इस चीज को पढ़ना और वर्चू को देखना कौन कौन सा डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपका जो ये स्टेज है, ये आप सभी को पता ही है भैया, अर्ली अडल्टहुड है। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वयस्क अवस्था है, प्रारंभिक वयस्क अवस्था है, अर्ली अडल्टहुड आपकी स्टेज है। अब इसके अंदर इंटीमेसी का मतलब क्या है, जो कोई भी इंडिविजुअल, बच्चा तो रहा नहीं, अब कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने रिलेशन बनाना यहाँ पर स्टार्ट करता है, यानी कि अपने रिश्ते बनाना यहाँ पर स्टार्ट करता है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने लिए या तो पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है, फ्रेंड ढूंढने की कोशिश करता है, अपने अच्छे रिलेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश करता है इंडिविजुअल। और अगर वो कामयाब हो जाता अपने अच्छे रिश्ते बनाने में, वो अपना अच्छा रिलेशन अगर बनाने में कामयाब हो जाता तो फिर उसके अंदर क्या आ जाती है, उसके अंदर घनिष्ठता आ जाती है, वो अपने रिश्तों के प्रति लॉयल रहता है। ठीक है, तो वो उसके अंदर घनिष्ठता आ जाएगी। और अगर उसके रिश्ते नहीं अच्छे चल पाए या फिर
आज के टाइम में हो जाता है, किसी की जो मैरिज है वो खराब हो जाती है, किसी का डिवोर्स हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर क्या आ जाता है, आइसोलेशन आ जाता है, अलगाव, यानी कि फिर इंडिविजुअल ये सोचता है मेरी तो दुनिया अब खत्म हो गई है, तबाह हो गई है, फिर वो खुद को, अपने आप को लोगों से, अपनी सोसाइटी से, लोगों से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर क्या जो है भूमिका आ जाती है, एक सेकेंड, स्टेग्नेशन नहीं, आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन आ जाती है, वो अपने आप को अलगाव में रखता है, बिल्कुल ही अलग थलग रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके रिश्ते अच्छे नहीं बन पाए। अब वर्च्यू जो यहाँ पर डेवलप होगा, लव का होगा, ठीक है, अगर वो इंटीमेसी यानी कि अपने रिश्ते अगर अच्छे से बना पा रहा है तो उसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप होगा वो प्यार का वर्च्यू डेवलप होगा, ठीक है। फिर जो आपके स्टेज आती है वो जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन है, जन्नात्मकता वर्सेस स्थिरता है, 40 से 65 वर्ष की अवस्था है, और इसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप होगा वो केयर का होगा। ये जो स्टेज है आपकी, वो आपकी कंप्लीट अडल्टहुड की स्टेज है, ठीक है, वयस्कावस्था, ये आपकी पूर्व वयस्कावस्था थी, ये आपकी अडल्टहुड की स्टेज है। अब यहाँ पर जनरेटिविटी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो पूरा अच्छे, देखो एज देखो 40 to 65 है, यानी कि इस उम्र में आकर कोई भी इंडिविजुअल का अपना अच्छा परिवार होता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, वो अच्छे से अर्न कर रहा होता है, सोसाइटी में उसका एक नाम है, उसका समाज में स्थान है, वो सब सारा वेल सेटल्ड है। बट यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं रह करके कोई इंडिविजुअल अपने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है। जैसे सिर्फ इतना नहीं है कि वो अपने 8 से और 5 की जॉब में वो अपने ऑफिस में जा रहा है, अपना अर्न कर रहा है जितना भी वो अर्न कर रहा है, इसके अलावा वो समाज में भी अपना योगदान कर रहा है, अपने बच्चों का भी टेक केयर कर रहा है। उसको ये देखना है कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान रखता है। साथ ही मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, चैरिटी वगैरह करता है, तो समाज के अंदर भी अपनी एक उपस्थिति दर्ज करा रहा है इस स्टेज के अंदर। तो अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर जनरेटिविटी है, ठीक है, जन्नात्मकता मतलब प्रोडक्टिविटी है, उसको जो जिंदगी वो जी रहा है उससे वो कहीं ना कहीं क्या है, खुश है, ठीक है, तो जन्नात्मकता। और अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि नहीं मेरी तो भाई 1 लाख रुपए की पर मंथ सैलरी है, मेरे को अब कोई मतलब नहीं है समाज में क्या चल रहा है, मंदिर में क्या चल रहा है, गुरुद्वारे में क्या चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बस मेरे को 1 लाख रुपए मिलते हैं जिसमें से इतने रुपए मेरे बच्चे ले लेते हैं, मेरी वाइफ को इतना चाहिए वो ले लेती है, बाकी वो कहाँ जा रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर ऐसे जो है, तब यहाँ पर क्या है, मतलब आप कहीं ना कहीं जो जिंदगी आप जी रहे हो उससे आप संतुष्ट हो, है ना। अगर वो फीलिंग आती है तो फिर क्या है, आपने अपने अंदर स्थिरता ला ली है, यानी कि जो जैसे चल रहा है चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो इतनी सैलरी आ रही है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से मिल रहा है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, बस खत्म, हमें और कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, इससे आपको क्या डेवलप होगा, ये आपका स्थिरता आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका वर्च्यू डेवलप होगा, अगर आप स्टेग्नेशन रखते हो तो फिर ये क्या है, केयर की, यानी कि आप केयरिंग है, आप हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने अलावा आप अर्न तो कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं। तो वो कब आती है, तो ये आपको जो वर्च्यू है वो इस स्टेज के अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट स्टेज है वो आपकी है इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर, संपूर्णता बनाम निराशा, यानी कि ये 65 टिल डेथ है। अब ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस स्टेज में आप रिफ्लेक्ट करते हो। कोई भी इंडिविजुअल इसमें ये देखता है, झांक करके अपने पीछे जिंदगी जो उसने जी है कि उसने किस हिसाब से जी है, क्या उसने अच्छी जी है और अच्छी नहीं जी है, तो फिर वो निराशा फील करता है, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब है आप अपने आप में संपूर्णता फील करते हो, आपके बच्चे अच्छे से वेल सेटल्ड हो गए हैं क्योंकि उम्र 65 प्लस है, तो आपके बच्चे वेल सेटल्ड है, आपका घर सही चल रहा है, आपके पेरेंट्स जब जीवित थे तो उन्होंने आपसे जो डिमांड रखी थी कि हमें यहाँ घुमा लो वहाँ घुमा दो, आपने सब कुछ किया है। एज आ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल आपने अपनी फैमिली की फुल केयर करी है, ठीक है। आपके बच्चे भी पूरी अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गए, सबकी शादी ब्याह सब हो गया है, तो फिर क्या आ जाती है, आपको लगता है कि आपका जीवन अब धन्य हो गया, अब आप संपूर्णता फील कर रहे हो, अब चाहे भले आप रहे ना रहे डजंट मैटर, आपने अपनी जिंदगी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीनी थी आपने जी ली है। बट वहीं अगर आप इस उम्र के पड़ाव पर खड़े होकर अगर ये देखते हैं कि मेरा तो मैंने बच्चों की देखभाल नहीं करी, मैंने कहीं सोसाइटी में अपना मैंने ठीक है मैंने पैसे तो कमाए लेकिन मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे कोई मेरे नाम से जानता नहीं है, मेरे माँ बाप की ये इच्छा थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, अगर आप इस तरीके की इंडिविजुअल अगर फीलिंग रखते हैं तो फिर उसके अंदर क्या आ जाएगी, उसके अंदर निराशा आ जाएगी। फिर उसको लगेगा कि जो जिंदगी उसने जी है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से नहीं जी, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में आपसे ये वाली स्टेज नहीं पूछी जाती है, पूछ भी सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना। इंटीग्रिटी मतलब संपूर्णता आप फील कर रहे हो, अब जो आपने जिंदगी जी है मजे की बढ़िया, आपने सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से निराशा फील करते हो
कि काश मैं और अच्छे से सारी चीजें कर सकता। ठीक है, तो इसके अंदर जो विजडम आपका वर्च्यू है वो डेवलप होता है। अगर आप इंटीग्रिटी को जो अगर आप धारण करते हो तो फिर किस वर्च्यू का डेवलपमेंट होता है, वो विजडम का, यानी कि बुद्धिमता। आपने जो अपनी जिंदगी जी है वो बुद्धिमता के साथ जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जी है। ठीक है, तो ये 8 स्टेजेस थे जो कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक जो सिद्धांत है उसके दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। आपसे जो पूछा जाता है वो इस 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर ही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आपने 6, 7, 8 और 1 को भी अच्छे से लर्न करना है। कई बार हम भूल जाते हैं एग्जाम में बैठ करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और सब्सक्राइब कर लो टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।